Good evening, guys. So, last day we studied John Berryman's poem, The Ball Poem. I hope things are clear to you. Now, today we'll start another chapter. This is chapter 4, which is titled From the Diary of Annie Frank. तो एनी फ्रैंक में जाने से पहले मुझे पता है तुम लोगों को काफ़ी बोरिंग लग सकता है चैप्टर ये, ठीक है। तो उस मतलब चैप्टर में जाने से पहले चैप्टर कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, वो थोड़ा मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा। तुम लोग को अगर याद हो क्लास 9 के हिस्ट्री बुक में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था नाजिज्म एंड हिटलर, राइट। नाजी जर्मनी एंड हिटलर, उसके ऊपर हिटलर और नाजिज्म के ऊपर तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। तो उस चैप्टर में तुम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था कि हिटलर जो था वीमर रिपब्लिक जो हुआ था, राइट, हिटलर के आने से पहले, जिसको हिटलर एकदम समझता था कि जर्मन का एक बहुत बड़ा धब्बा है। वो समझता था कि जर्मन के पूरे मतलब हिस्ट्री पे कलंक है वीमर रिपब्लिक, क्योंकि उसकी वजह से जर्मनी को काफ़ी मतलब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में काफ़ी इंसल्ट सहना पड़ा था, बहुत कुछ हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था पूरे वर्ल्ड में, और उसको काफ़ी टैक्स तो जर्मनी को पूरा बर्बाद कर दिया था वीमर रिपब्लिक जब हुआ था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वहाँ से उसने हिटलर ने जर्मनी का पूरा जो रूल है अपने हाथों में ले लिया, वो रूल करने लगा। तो हिटलर जब रूल कर रहा था तब उसका क्या था, उसका मेन एजेंडा था कुछ लोगों को उसके मतलब जर्मनी से हटा देना, मतलब जर्मनी का जहाँ जहाँ रूल होगा वहाँ से कुछ लोगों को हटा देना, राइट। पूरी तरह से उनका नामो निशान मिटा देना, अगर मैं मतलब वो कहावत यूज़ करना चाहूँ, नामो निशान मिटाना, पूरा नामो निशान मिटा देना। और उसके ऊपर बेस था मतलब ये, और उनमें से कुछ ग्रुप्स जो थे, जैसे कि थे तुम्हारा जो हैंडीकैप पीपल थे, जैसे कि तुम्हारा जिप्सीज थे, और जो ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था, जिसके साथ सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया था हिटलर ने, वो ग्रुप था ज्यूइश, ठीक है। ज्यूइश एक रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है। मोर और लेस ये सेम उसमें पड़ता है, क्रिश्चियनिटी के उसमें ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज्यूइश से क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई। पहले ज्यूइश लोग थे और जीसस क्राइस्ट एक ज्यू थे, ओके, रिमेंबर, जीसस क्राइस्ट एक ज्यू थे, और उन्होंने उसी रिलीजन के ऊपर बेस करके क्रिश्चियनिटी को डेवलप किया। अच्छा, जो भी है वो अलग बात है। तो ज्यूइश लोग जो थे उनको वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने एक ह्यूज स्केल मूवमेंट लॉन्च किया था जर्मनी में उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले कि ज्यू सब लोगों को मार दिया जाए, उनको देश निकाल दिया जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत लोगों को ऐसे पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में घुसा दिया जाता था, राइट। तुम लोग को पता नहीं याद है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो होता था जहाँ पे एक मतलब ऐसे कांटादार जो तार होता है ना, कांटा तार जो होता है, उसका बार्ब्ड वेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब तार पे जो कांटा लगा हुआ था ना, उस जो बॉर्डर्स पे होता है, राइट, जो बॉर्डर्स पे होता है, उस तरह का एक एनक्लोज्ड एरिया होता है, उसके अंदर एकदम सबको घुसा दिया जाता है। और बाद में क्या करते हैं, उन लोग को एक ऐसे रूम में घुसा दिया जाता है जिसका कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, राइट। और उस रूम के जस्ट किसी एक वेंटिलेटर या फिर एक खिड़की होता है या फिर एक कोई ओपनिंग होता है जिसमें से पूरा पॉइजनस गैस घुसा दिया जाता था, और मतलब हजार लोगों को मार दिया जाता था, राइट। कॉन्सेंट्रेशन कैंप कुछ ऐसा था। तो हिटलर वैसा कर रहा था, राइट, अनलेस हिटलर को रशियंस लोगों ने डिफीट किया, राइट। तो उसी बैकग्राउंड, उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर एनी फ्रैंक का ये चैप्टर है, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नाउ एनी फ्रैंक कौन थी, राइट। तो एनी फ्रैंक जो थी, एनी फ्रैंक भी एक ज्यूइश लड़की थी, ठीक है। वो जर्मनी में ही रहती थी, जर्मन बॉर्न ज्यूइश, ठीक है, क्योंकि उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन वो ज्यूइश थी। और किस तरह से उसके मम्मी पापा को, मतलब उसके फुल फैमिली को, नॉट मम्मी पापा, किस तरह से उसके मम्मी पापा को पहले, मतलब जब जर्मनी में ये सब चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि अगर जर्मनी से हम लोग बाहर चले जाए तो शायद बच जाएंगे। वही सोचते उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए, हॉलैंड मतलब आज का दिन जो नीदरलैंड है, ठीक है, जिस देश को आज के दिन में हम नीदरलैंड बोलते हैं उसका पहला नाम हॉलैंड हुआ करता था, ठीक है। तो
वो हॉलैंड चले जाए, ठीक है, हॉलैंड जाके बच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हिटलर ने अपना रूल पूरा हॉलैंड पे भी वो करना शुरू कर दिया, हॉलैंड पे भी अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और जिसके चलते उनको काफ़ी प्रॉब्लम सहना पड़ा, मतलब प्रॉब्लम क्या, मतलब बहुत टॉर्चर सहना पड़ा, बहुत कुछ करना, यहाँ तक कि 2 साल उनको छुप के रहना पड़ा एक अंडरग्राउंड रूम में। लेकिन वहाँ पे भी जो नाजी आर्मी थे, ठीक है, जो नाजी पुलिस थे, उनको पता चल गया और उन लोगों को ले जाके उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया, जहाँ पे एनी और उसकी सिस्टर का डेथ हो गया, और किसी तरह उसके पापा वहाँ से बच के निकल गए, और उसी के पापा ने बच के निकल गए, और बाकी का हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल गिव एन इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ द थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और उसके साथ हम थोड़ा कुछ चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन करेंगे। इसका तो 1 और 2 वीडियो लगेगा। आई होप तुम लोग को बोरिंग ना लगे, ठीक है। मैं जितना हो सके तुम लोग को इंटरेस्टिंग करके समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज some people said that earlier also that this chapter is quite boring, but even if the chapter is boring, you have to prepare it for examinations, right? And until unless you do not understand it properly, it would be very difficult for you to attempt or write answers based on the chapter, right? So that's why I'll try to make you understand the chapter as easily as possible. I'll try to make the explanations as interesting as possible. I hope you'll understand this. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एनी फ्रैंक, राइट। तो एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या है, एनालिस मैरी फ्रैंक, और उसका शॉर्ट नेम, मतलब उसका जो पेट नेम है वो है एनी, ठीक है, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, जिसका जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 में। कहाँ पे हुआ था, तुम्हारा जर्मनी में हुआ था, और उसका डेथ कब हुआ, फरवरी मार्च के आसपास 1945 को जर्मनी के किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुआ था, ठीक है। So she was a German-born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends and in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. तो उसने ये कब लिखा, मतलब ये क्या है, बेसिकली क्या था कि जब वो 13th ईयर की हुई तब, मतलब वो लोग हाइडिंग में गए, 13th ईयर की जब हुई तब उसको बर्थडे में एक गिफ्ट मिला था, डायरी, राइट। तो जब वो हाइडिंग में थी, तो या फिर हाइडिंग में जाने वाले थे, मतलब जब ये टेंशन शुरू हो रहा था नीदरलैंड में, तब वो सोच रही थी कि उसके पास तो करने का कुछ है नहीं, ऊपर से वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, मतलब खुद अपने में रहती थी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, ठीक है, कुछ इस तरह की लड़की थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि वो अपने दिल का जो, मतलब अपने अंदर का जो फीलिंग्स है, जो होप्स, एस्पिरेशंस है, जो डर है, जो चिंता है, ठीक है, जो सब कुछ लेके जो इतना टेंशन में, वो किसको बोले, किसे बोले, तो उसने सोचा कि वो डायरी लिखेगा। उसी के चलते जब वो हाइडिंग में थी, जब वो लोग छुपे हुए थे अंडरग्राउंड रूम में 2 साल, समझो 2 साल वो लोग एक अंडरग्राउंड रूम में छुपे हुए थे, जस्ट टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, किसी एक मतलब गवर्नमेंट आर्मी से, किसी आर्मी से, मतलब एक आर्मी जिसका काम है लोगों को सेव करना, वही आर्मी उन लोग को मार रहा था, और उनसे बचने के लिए वो लोग अंडरग्राउंड में छुपे हुए थे। तो वो जो समय था, और सिर्फ वो लोग ही नहीं, उनके साथ उनके फैमिली के और 4 फ्रेंड्स भी वहाँ पे छुपे हुए थे। तो टोटल वो लोग 8 जन वहाँ पे छुपे हुए थे। दैट इज़ एनी फ्रैंक, एनी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, हिज मदर एंड हिज फादर, ये 4 लोग वहाँ पे छुपे हुए थे, ठीक है। और उनके साथ उनके 4 फ्रेंड्स भी थे, तो वो 8 लोग वहाँ पे छुपे हुए थे। तो उस समय जब वो छुपा हुआ था, क्यों छुपे थे, क्योंकि एम्स्टर्डम, मतलब नेदरलैंड्स, जो आज के जो उस समय हॉलैंड था, वहाँ भी धीरे धीरे जो हिटलर था वो अपना रूल एस्टेब्लिश कर रहा था, वो धीरे धीरे उस जगह को कैप्चर कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। तो उन लोग डर के और कर रहा था, उसके जीविश लोगों के साथ टॉर्चर भी कर रहा था। तो वो लोग डर के, वो लोग बहुत ही, मतलब अपने आप को बचाने के मकसद से, बचाने के रीज़न से वो लोग छुप गए थे। और उसी टाइम में उसने वो डायरी लिखा था। उस डायरी में उस समय क्या क्या हो रहा था, उसका क्या, मतलब फीलिंग्स क्या था, वो क्या टेंशन कर रहा था, कैसे वो एवरीडे जी रहे थे, वो पूरा चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से उस डायरी में उसने लिखा हुआ था, ठीक है। So her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands. तो क्या हुआ,
उसके फैमिली एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि जर्मनी को पूरा नाजी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, पूरे नाजी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था और उन लोगों के पास और बचने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा अच्छा चलो हम लोग दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाने से शायद हम लोग बच जाए, तो किसी तरह छुप छाप के वो लोग दूसरे चले गए थे। लेकिन उस देश में भी जाके वो लोग फंस गए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले दैट इज़ 1938 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और तुम लोग को याद है 1938 से स्पेशल मतलब ऑफिशियली स्टार्टेड फ्रॉम 1939 एंड इट कंटिन्यू टू 1945। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1940 से 1918, राइट। अच्छा, तो इंग्लिश क्लास में थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ बिकॉज हिस्ट्री के बजाय ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज सब एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। हिस्ट्री के बिना लिटरेचर नहीं, लिटरेचर के बिना हिस्ट्री नहीं, तो हिस्ट्री भी तो हिस्टोरी एक स्टोरी ही है, तो ये भी हम लोग एक स्टोरी ही पढ़ रहे हैं। तो सोचो वो स्टोरी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको स्टोरी की तरह लो, ठीक है। सोचो ना, मतलब तुम लोगों का भी तो कभी होता है ना ऐसा कुछ, जैसे चलो तुम लोग के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, चलो किसी ने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, ठीक है। तब क्या हुआ? तुम ना तो आके वो बात अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो, क्योंकि मम्मी पापा को बोलोगे तो मम्मी पापा डांट दे सकते हो, कि बोल सकते हो कि मैंने तो बोला ही था ये अच्छा नहीं है, उसके साथ कैसे फ्रेंडशिप करोगे, ये सब। दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो दूसरे फ्रेंड क्या सोचेगा, बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है। तो उस समय क्या होता है, अंदर ही अंदर तुम लोग का एक फीलिंग होता है कि अगर किसी को बोल सके तब जाकर तुम लोग क्या कर, मतलब तब किसी भी तरह तुम लोग को, तो तुम लोग आज के दिनों में जैसे क्या होता है, लोगों को जब हार्ट होता है तो क्या होता है, तुम लोग फेसबुक में जाके मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेसबुक में जाकर तुम लोग स्टेटस लिख देते हो या फिर व्हाट्सएप में स्टेटस दे देते हो, ठीक है। सो अ डायरी वॉज सिमिलर टू दैट। जब ऐसा कोई फीलिंग्स ऐसा कुछ होता था जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं बोल सकते थे, तो हम क्या करते हैं, डायरी में लिखते थे, बिकॉज वी थॉट दैट डायरी इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस। क्योंकि लिख के कुछ अगर मतलब ऐसा लगता है कि हम मन की बात बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। तो कहाँ चला क्या, because I'm trying to make it a little bit contextual to you so that you might understand the thing, ठीक है। तो वो लोग नेदरलैंड आए, जो उस समय जिसका नाम हॉलैंड था, वहाँ पे आके वो लोग ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड के टाइम वो भी ले लिया। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जब धीरे धीरे हॉलैंड यानी नेदरलैंड में जो रह रहे थे ज्यूइश पीपल, उनके ऊपर भी टॉर्चर इंक्रीज, मतलब उनके ऊपर भी टॉर्चर और बढ़ गया, परसिक्यूशन, मतलब उन लोगों को भी मारना शुरू हो गया, उन लोगों को भी ले जाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में घुसाना शुरू हो गया। तो अपने आप को बचाने के लिए पूरा फैमिली और 4 फ्रेंड्स को लेके जुलाई 1942 में उसके फादर जो थे ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम था, उस रूम में जाके वो लोग छुप गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वो लोग छुप गए। After 2 years in the hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. तो 2 साल वहाँ किसी तरह से वो लोग वहाँ पे मतलब छुपे रहे। तो 2 साल के बाद क्या हुआ, उन्हीं के कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, जो जूइश नहीं थे, उन्होंने जाके पुलिस को कंप्लेन कर दिया, उनके साथ वो कर दिया, बिट्रे कर दिया। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोग को हेल्प कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने जाके पुलिस को बोल दिया, तो पुलिस ने आके उन लोग को निकाल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भर दिया। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहाँ पे था, बार्गन-बेल्सन बोल के एक जगह पे था जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। तो क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी बहन मार्गरेट फ्रैंक का डेथ हो गया, और मार्गरेट फ्रैंक के डेथ के कुछ ही दिनों बाद एनी का भी डेथ हो गया, एक डिजीज़ के नाम से, जिसका नाम है टाइफस, ठीक है। टाइफस अभी डिजीज़ क्या, तो टाइफस एक ऐसा डिजीज़ है जो स्प्रेड होता है, जैसे सोचो कि तुम लोग क्या हो, जो से, ठीक है, जो बालों में रहता है जो, ठीक है, वो या फिर जू जिसे बोलते हैं, ठीक है, जू, या फिर सोचो रैट से, माइस से, सबसे स्प्रेड होता है। तो ज़्यादातर ये मतलब वार टाइम में ही होता है, क्योंकि लोगों को ऐसे ही प्रिजन में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं जहाँ पे ये सब रहता है, राइट। लोगों को अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग रहते हैं, तो उनके साथ ये पैथोजेंस जिसको बोलते हैं, जो डिजीज़ कैरिंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लोग आ जाते हैं और
उसी से फैलता है। तो वही एक डिजीज़ हो गया। तो ज़्यादातर इस डिजीज़ में होता क्या होता है, पूरे शरीर में पर्पल कलर का रैशेस आ जाता है, बुखार होता है, लोगों को डिलीरियम होता है, मतलब लोग उल्टा पुल्टा देखते हैं, बोलते हैं, वो सब करते हैं, थोड़ा दिमाग में हो जाता है और बहुत बुखार होता है, और बुखार के कारण डेथ हो जाता है। तो एनी का भी वही टाइफस हुआ था। कहाँ पे, बार्गन बल्सन बोल की एक जगह है जहाँ पे वो कंसंट्रेशन कैंप था, और उसी डेथ से उसके सिस्टर का भी कुछ दिनों पहले डेथ हो जाता है। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that, और उस पूरे ग्रुप में, उसके फैमिली के पूरे ग्रुप में, मतलब उसके मम्मी, पापा, 2 बहनें और 4 फ्रेंड्स, पूरे 8 जन के ग्रुप में सिर्फ कौन रह जाता है, उनके पापा जो ऑटो फ्रैंक, वही सिर्फ बच जाते हैं, और वो बच के चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जब सब कुछ शांत हो जाता है, राइट, हिटलर हार जाता है, हिटलर को मार दिया जाता है, हिटलर तो सुसाइड करता है, जब हिटलर मर जाता है तो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर एम्स्टर्डम आते हैं, उसके फादर ऑटो फ्रैंक एम्स्टर्डम आके वो देखते हैं कि जो डायरी उनके बेटी ने लिखा था वो किसी तरह से बच गया है, मतलब जो कुछ फ्रेंड्स जो अच्छे लोग थे उन्होंने उसको बचा के रख लिया, ठीक है। तब उन्होंने वो डायरी पढ़ के उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हम किस तरह से गुजरे हैं, कैसा हमारे साथ हुआ था, क्या फीलिंग्स था, क्या था, वो बहुत अच्छी तरह से एनी ने लिखा था। मतलब ये लिखा देख के कोई बोल नहीं सकता था कि एनी या फिर एनालिस मैरी एक 13 साल की लड़की रहेगी, 13-14 साल की लड़की, बिकॉज बहुत मेच्योर था लिखना, ऐसा लगा था बहुत सोच समझ के उसने लिखा है, काफ़ी सुंदर से कॉन्स्ट्रक्शंस था, सब कुछ अच्छा ही था। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है, एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया किसी से करके, उन्होंने इसको पब्लिश करवा दिया इनके फादर ने, और पब्लिश करके इसका नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है। और कहीं कहीं पे तुम लोगों को बुक मिल भी जाएगा, जो सेकेंड हैंड बुक्स होता है इसका, वहाँ पे लिखा होता है द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, तो वो भी होता है, बट द डायरी ऑफ यंग गर्ल इज द ऑथेंटिक टाइटल दैट हैज़ बीन गिवन द पब्लिश्ड वर्जन ऑफ द डायरी, ठीक है। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until his final entry of August 1st, 1944. तो जैसे मैं बोला था, पहले ही मैंने बोला कि ये डायरी उसको उसके 13th बर्थडे पे दिया गया था, ठीक है। और उस डायरी में पूरा क्रॉनिकल, मतलब सिस्टमेटिकली डेट वाइज एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी एक के बाद एक एकदम क्रोनोलॉजी के लिए 12 जून 1940 से लेके 1 अगस्त 1944 में उन लोग के जीवन में क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ, कैसे वो लोग रह रहे थे, किस फीलिंग से रह रहे थे, बहुत सुंदर करके वहाँ पे उसने डिस्क्राइब करके दिया हुआ था। It was eventually translated from original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. और धीरे धीरे ये इसको, मतलब जैसे जैसे ये स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में, इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में, इसका इनिशियल वर्ड डच था, ठीक है, डच लैंग्वेज में वो लिखा गया था। उससे धीरे धीरे ये लैंग्वेज बहुत जगह पे, ये बुक बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, लोगों ने इसको, आजकल तुम लोग को इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी सब में इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द वाइडली रेड बुक्स, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ बुक साबित हुआ, ठीक है। और मतलब ओरिजिनली तो डच में लिखा गया है, राइट, तो डच लैंग्वेज है तो वो नेदरलैंड का लैंग्वेज था, राइट, मतलब जहाँ पे वो लोग बाद में शिफ्ट हो गए थे, उसी देश के लैंग्वेज उसने लिखा था। उसके बाद उसको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जैसे मैंने पहले भी बोला, और वो मतलब एक वाइडली बहुत ही पॉपुलर रेड बुक हुआ वर्ल्ड का, जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं, राइट, आज भी तुम लोग के सिलेबस में उसका एक पार्ट है। There have also been several films, televisions, theatrical productions, even an opera based on the diary. और उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे फिल्म्स हुआ है, टेलीविजन सीरियल्स, शोज हुए हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन, बहुत सारे नाटक हुए हैं, ओपेराज हुए हैं। ओपेरा मतलब जो म्यूजिकल प्लेज होता है या फिर जो डांस प्लेज होता है, डांस ड्रामाज जो होता है, वो हुए हैं इस डायरी के स्टोरीज के ऊपर बेस करके। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. और क्रिटिक्स लोगों ने, सब लोगों ने ही इस बुक को बहुत ही मेच्योर कहा है, मतलब जिसने भी लिखा है वो बहुत ही मेच्योरली लिखा है, ठीक है।
और बहुत ही इंसाइटफुल मतलब जिससे बहुत कुछ जाना जा सके, ठीक है। तो जिसने भी लिखा है उसने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मेच्योरली लिखा है। और क्या किस बारे में लिखा है, बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शंस दिया है किस चीज़ के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, एक जीव फैमिली का जो नाजी रूल के अंदर रह रहा था, जो नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर रह रहा था। हमेशा एक डर, जैसे कि हम लोग आज एक डर में जी रहे हैं, राइट। घर से निकलने से पहले हम लोग डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्या हो जाए, मास्क लगाना, ये लगाना, किसी के टच में ना आना, वो आना। सोचो कुछ ऐसा ही डर उस समय भी था कि हम घर से नहीं निकल पा रहे, घर से निकलने पे हमें लगता है कि कोई हमें मार देगा, गोली चल जाएगा हमारे ऊपर, पकड़ के हम लोग को बिना रीज़न के जेल में डाल देंगे। तो इस डर में रहते थे। और सोचो कि 2 साल एक अंडरग्राउंड रूम में रहना, जहाँ पे थोड़ा बहुत सिर्फ तुम्हारे लाइट्स आता है, ज़्यादातर अंधेरा रहता है, वो सब कैसा रह रहा होगा। तो उस चीज़ का बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा डिटेल्स इसमें दिया था एनी ने। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, और जिसकी वजह से एनी फ्रैंक शायद वो नाजी रूल का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम बन गई थी। हॉलोकॉस्ट मतलब क्या था? हॉलोकॉस्ट यूजुअली रेफर टू द वाइड लार्ज स्केल किलिंग ऑफ ए पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। उसको हॉलोकॉस्ट, जैसे हमारा पार्टीशन हॉलोकॉस्ट था। पार्टीशन के टाइम, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम तुम लोगों ने फिल्म्स में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत लोग मरे थे, राइट। दोनों तरफ, मुस्लिम्स ने हिंदूज़ को मारा, हिंदूज़ ने मुस्लिम्स को मारा, लोग ऐसे भी मरे, बिना खाए बिना पहने, बहुत कुछ हुआ, राइट। लोगों ने सुसाइड किया, बहुत मिले। तो उसको पार्टीशन हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि वाइड स्केल पे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे मरे, और वो था नाजी हॉलोकॉस्ट, ठीक है, जहाँ पे इतने सारे लोगों को एक ही साथ किसी एक रूलर ने मार दिया था, ठीक है। तो उस हॉलोकॉस्ट का एक विक्टिम के रूप में एनी का ये डायरी जब सामने आया तो वो बहुत ही फेमस हुआ, और लोग उसको लेकर बहुत डिस्कस करने लगे और बोलने लगे कि ये शायद वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द नाजीज वेर torturing, how the Nazis were like trying to dominate the Jews, and with what sort of fear, what sort of feelings, what sort of tension, what sort of apprehensions, what sort of doubts and suspicions that those people were living under the Nazi rule, ठीक है। तो यही था, ठीक है। So this is what the introduction of the chapter, Annie Frank, the from the diary of Annie Frank, right, from the diary of Annie Frank। तो ये इंट्रोडक्शन था, आज इंट्रोडक्शन तक ही करते हैं। नेक्स्ट दिन से मैं आज डायरेक्टली गोइंग टू द चैप्टर, एंड बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, if you have any confusion regarding the introduction, even during the Nazi rule and other thing, we can discuss, right। तो चैप्टर में क्या है? चैप्टर में बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे ही देता हूँ। डिटेल्स में जाने से पहले जो पोर्शन, मतलब चैप्टर मतलब क्या है, तुम लोग को उस पूरे बुक में से, उस पूरे डायरी में से सिर्फ एक ही पोर्शन दिया गया है। तो वो पोर्शन जो है वो उस डायरी का स्टार्टिंग है कि किस सर्कमस्टेंसेस में कैसे उसने लिखना शुरू किया, क्यों लिखना शुरू किया, और किस तरह से उसने बिगिनिंग की। जैसे इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन शी इज़ डिस्क्राइबिंग, मतलब वेरी फर्स्ट पेज, ठीक है। ये अगर तुम ये देखोगी तो द होल दिस चैप्टर इज इन almost 4 pages, if not 5 pages, right? 1, 2, 3, 4, yeah, 4 pages. So the first page that you have, in the first page is where, पहला जो पेज है, पहला पेज में ज़्यादातर उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि क्यों उसने लिखना शुरू किया, किस रीज़न से, ठीक है। वो तो नहीं भी लिख सकती थी, और क्यों लिखे, मतलब ऊपर से वो एक 13 साल की लड़की थी जो कन्फेस कर रही कि उसे लिखना इतना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उसने लिखना शुरू किया। तो क्यों लिखना शुरू किया, क्या रीजंस था उसका डायरी लिखने का, वो उसने फर्स्ट पेज में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में उसने मतलब अपने फैमिली का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, और कैसे कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो लोग वहाँ आए उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर डायरी थी वो अपना डायरी लिखना शुरू कर देगी तो अच्छा, वो मैं डिस्कस करूँगा क्यों, ठीक है। तो सेकंड पेज में उसने अपने फैमिली का एक छोटा डिस्क्रिप्शन दिया, और इट इज़ फ्रॉम द थर्ड पेज दैट द यूजुअल डायरी राइटिंग स्टार्टर्स, क्योंकि तुम लोगों ने भी डायरी एंट्री किया था, राइट। लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था तुम लोग को डायरी एंट्री, काफ़ी सारे लिखे थे। IIT में जब गए थे तुम लोगों ने, उसके बारे में तुम लोग को मैंने लिखने के लिए दिया था। तो
डायरी एंट्री में यूजुअली क्या होता है, तुम लोग डियर डायरी लिखते हो, डेट्स लिखते हो, तो उसी फॉर्म का है, उसी फॉर्म में उसने लिखा था। थर्ड पेज जो है, थर्ड और फोर्थ पेज जो है वो है एक्चुअल डायरी, ठीक है, जहाँ पे वो शुरू कर रही है अपने बारे में लिखने के लिए। तो यही है चैप्टर का मतलब। इस चैप्टर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो शायद मैं ऐसे ही 3 सेक्शंस में 3 और वीडियो करूँ। फर्स्ट सेक्शन अबाउट द रीजंस फॉर विच ही इज़ राइटिंग द थिंग, सेकेंड सेक्शन माइट बी बिकॉज हिज फैमिली इंट्रोडक्शन, और नहीं मतलब पहला 2 सेक्शंस में एक वीडियो में कर लूँगा और लास्ट 2 सेक्शंस एक वीडियो में कर लूँगा। इस तरह से मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। Till now, till the introduction that we have discussed today, just go through the introduction in the book as well. If you find any word meaning that is not clear, anything that is not with which you are getting some doubts or confusions, please feel free to ask me, ठीक है, because इतना अच्छे स्टूडेंट्स पाके मैं भी थोड़ा वो हो जाता हूँ, ठीक है, कि मतलब कोई पूछता नहीं, सब समझ जाते हैं, सो प्लीज़ पूछना, ठीक है। So bye for now in the video. If you have any confusion, we'll discuss in the group. Okay, thank you.